हाँ जी, न्यू इंडियस 21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। क्या ऐसा कभी आपने पढ़ा है? इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पढ़ा है सर, हमने ईयर्स 11 पढ़ा था। तो कुछ उससे ही मिलता जुलता मिलेगा, कोई ज्यादा नया चीज नहीं इसमें हमको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। लिखो सबसे पहले तो करना क्या, ऑब्वियसली पता है ना, ईयर्स पढ़ा था सेम वैसा ही है। फॉरेन से डील करते हैं हम लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है मान लो, तो उसमें क्या होगा, मान लो मैंने आज क्या किया, लिखना नहीं है ना, इंपोर्ट किया कोई सामान, कोई गुड्स खरीदा। अब गुड्स खरीदा कितने का, $1000 का। अब आज जो एक्सचेंज रेट चल रहा है, आज जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो है $1 इक्वल्स टू ₹80। पेमेंट आज नहीं कर रहा हूं, बट परचेज की एंट्री तो आज ही पास करनी होगी ना। तो परचेज की एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, कितना अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे, $1000। क्या ये तुम्हारी रिपोर्टिंग करेंसी है AS111 के अकॉर्डिंग? और अगर मैं इंड AS21 की बात करूं तो क्या ये तुम्हारी फंक्शनल करेंसी है? रिपोर्टिंग करेंसी को क्या बोलिएगा, फंक्शनल करेंसी। ठीक है ना, फंक्शनल करेंसी है नहीं सर, हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है, रुपीज है मान लो। अब फंक्शनल करेंसी की क्या डेफिनेशन बात करेंगे, तो हमारी फंक्शनल करेंसी रुपीज है, तो ऑब्वियसली सारे ट्रांजेक्शन को हम रुपीज में रिकॉर्ड करेंगे, तो इस ट्रांजेक्शन को भी हमें रुपीज में रिकॉर्ड करना होगा। कितना रुपए रिकॉर्ड करोगे सर, इस दिन एक्सचेंज रेट क्या था एट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, $1000 इंटू 80, 80,000 रुपए। ओके चलिए सर, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो मान लीजिए आपने ट्रांजेक्शन किया कब, 1 फेब को। अब इसके बाद आ गया क्या, 31 मार्च, दैट इज रिपोर्टिंग डेट, जिस दिन हमको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करने होते हैं, हमारे जो लेजर वगैरह सब खत्म करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। रिपोर्टिंग डेट, इस दिन मान लो एक्सचेंज रेट हो गया $1 इक्वल टू रुपीज कितना, 82। तो क्या करोगे बोलो, क्या हमें इसका कोई इफेक्ट देना है, हमें इसका, इस चेंज का, इस फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो चेंज है क्या इसका इफेक्ट देना है? यस, इसी के लिए तो इंड AS21 पढ़ रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा बोलो, $1 इक्वल्स टू 82। क्या करोगे, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए सर? अगर मैं आज पेमेंट करूं सप्लायर का, मुझे सप्लायर को कितने रुपए देने होंगे सर? सप्लायर तो बेचारा $1000 ही मांग रहा है, लेकिन मैं $1000 को पॉकेट में लेके थोड़ा ना घूमता हूँ, तो मुझे तो ये डॉलर खरीदने होंगे ना। इसके लिए बैंक मुझसे क्या मांगेगा, ₹82 मांगेगा कि नहीं मांगेगा पर डॉलर, तो मुझे 82 रुपीज में $1 खरीदना होगा। इसका मतलब मेरे को सप्लायर को पेमेंट करने के लिए कितने रुपए चाहिए टोटल, 82,000 चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? तो एक्चुअली मेरी लायबिलिटी बढ़ गई ना। यस, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई इन द फंक्शनल करेंसी। फॉरेन करेंसी में सेम है, बट फंक्शनल करेंसी में तो बदल गया ना। तो मुझे अपनी लायबिलिटी को क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। मुझे अपनी लायबिलिटी को रिवाइज करना होगा, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में मुझे जो अपने सप्लायर दिखाने हैं, बैलेंस शीट में जो मुझे अपने सप्लायर दिखाने हैं, वो सप्लायर मुझे किस रेट पर दिखाने होंगे, क्लोजिंग रेट पर। सप्लायर मुझे क्या दिखाने होंगे, क्लोजिंग रेट पर दिखाने होंगे, समझना इसको, है ना। तो $1000 इंटू रुपीज कितना, 82। मुझे अपने सप्लायर दिखाना होगा 82,000 रुपीज पर। तो इसके लिए पहले सप्लायर को इंक्रीज भी तो करना होगा। तो सप्लायर की जो लायबिलिटी 80,000 मैंने एंट्री जो होगा, जो जर्नल एंट्री होता है वही लेजर में इफेक्ट जाता है, वही ट्रायल बैलेंस में जाता है, और वही आगे चल के आपके P&L और बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है।
तो अभी बैलेंस शीट में तुम 82,000 दिखाना चाह रहे हो, तो अपनी एंट्रीज में भी तो तुमको सप्लायर को क्रेडिट करना होगा। कितने से? 2,000 से। तो तुम एंट्री क्या करोगे? फॉरेन एक्सचेंज लॉस, नुकसान ही तो हुआ है, बिल्कुल। फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, टू सप्लायर अकाउंट। कितने से? 2,000 रुपए से। और आगे चलकर ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस किधर ट्रांसफर हो जाएगा? सर P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, बस। अच्छा, फिर क्या होगा? अभी तक एक्चुअली पेमेंट नहीं हुआ है। एक्चुअली पेमेंट की डेट मान लो अगले साल, तो ये तो इस साल का लॉस बुक हो गया ना। ये तो कौन से फाइनेंशियल ईयर का लॉस बुक हो गया? सर फाइनेंशियल ईयर अगर आपने मान लो 2023 में खरीदा है, तो ये 2022-23 का लॉस बुक हो गया। अब 23-24 का आएगा। 23-24 में क्या होगा? सर मान लीजिए पेमेंट किया 1 मई 2023 को, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सेटलमेंट डेट। एक्चुअली जब आप पेमेंट सेटल कर रहे हो, अमाउंट सेटल कर रहे हो, अब सेटलमेंट डेट को एक्सचेंज रेट मान लो $1 इक्वल टू रुपीज हो गया 83। तो अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें और नुकसान नहीं हो रहा? अब इस दिन अपने को पेमेंट कितना करना पड़ रहा है? एक्चुअली 83,000 का करना पड़ रहा है, जबकि हमारे सप्लायर रिकॉर्डेड कितने थे? 82। तो सप्लायर को 1,000 से और बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो क्या एंट्री करोगे? अगेन पहले तो लॉस बुक करो, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। कितना से? 1,000 से ना। ओके, 1,000, $1,000 था, 82 तक तो मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया था। अब क्या हो गया? वो 83 हो गया है। ये लो जी, 1,000 से और बुक कर लिया। और फिर क्या करना? अच्छा, ये तो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, ये तो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक्चुअली जब तुम सप्लायर को पेमेंट करोगे, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डन। कितना? 83,000। ये अकाउंटिंग आपने AS11 में भी सीखी थी, समझ में आया? ओके, AS11 में हम इनको कहते थे कि दीज आर द मॉनेटरी आइटम्स, दीज आर द मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं? जिनका पेमेंट करना या उससे अमाउंट रिसीव करना फिक्स्ड होता है। जैसे सप्लायर को मुझे पेमेंट करना था, फिक्स था, कितना? $1,000 फिक्स था ना। तो अगर कोई ऐसा मॉनेटरी आइटम है, जैसे सप्लायर है, डेटर है, कोई लोन है, तो मॉनेटरी आइटम्स को हम बैलेंस शीट में किस रेट पर शो करते हैं? क्लोजिंग रेट पर शो करते हैं। क्लोजिंग रेट कौन सी? जो बैलेंस शीट बनाने की डेट को रेट होती है, वही क्लोजिंग रेट होती है। याद आ रहा है? ये सब चीजें लिखेंगे अभी, है ना? ओके, फिर उसके बाद जब आपको सेटल करना हो, तो उस दिन और जो भी नफा नुकसान हो उसको बुक करके फिर सप्लायर का पेमेंट कर दिया। ऐसे ही डेटर के केस में होगा, ऐसे ही डेटर के केस में होगा। और क्या होगा? सर मान लो अगर मैंने, है ना, गुड्स इंपोर्ट ना करके, कि गुड्स तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट जो हुआ था वो तो एट द एंड क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफर होकर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कंपनीज की बात करें तो P&L में ट्रांसफर होकर खत्म हो जाएगा। ओके, अगर मैं इंपोर्ट करूं क्या? मशीनरी, मशीनरी इंपोर्ट करता, कितने की? वही $1,000 की। तो इसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या करना पड़ता मेरे को? वही एक्सचेंज रेट मान लो लेके चलो, एक्सचेंज रेट $1 इक्वल्स टू ₹80। तो पहले टाइम एंट्री क्या करता बोलो? सर मशीनरी खरीदा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। और तुमको पता है ना, मशीनरी तो पीपीई होता है, तो पीपीई वाला प्रोविजन लगेगा कि नहीं लगेगा उधर? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, हाँ, सप्लायर लिख लो या जिससे भी आपने खरीदा हो उस बंदे का नाम। कितना? सर 80,000 पे रिकॉर्ड करेंगे,
एट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन जो भी एक्सचेंज रेट होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आप पेमेंट कर देते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो रिपोर्टिंग डेट को क्या होगा, रिपोर्टिंग डेट को क्या होगा। अगर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे, वो तो नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट अगर मान लो हो गया है $1 इक्वल्स टू ₹82, तो अब बैलेंस शीट में क्या पोजीशन रहेगा, बैलेंस शीट में क्या पोजीशन रहेगा। सर बैलेंस शीट में ना सप्लायर आएंगे, और सप्लायर मॉनिटरी आइटम्स होते हैं क्योंकि इनका जो अमाउंट पे करना है फिक्स है। ओके, मॉनिटरी आइटम्स को हम क्लोजिंग रेट पे शो करते हैं, तो $1000 इंटू ₹82,000 पे शो करोगे, डन। और मशीनरी का क्या होगा, मशीनरी का सर पीपी दो मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, याद आया। हाँ, अगर मान लो मैं कॉस्ट मॉडल पे ही रख रहा हूं, कॉस्ट मॉडल पे रख रहा हूं, तो इधर मशीनरी कितने पे शो होगा, सर मशीनरी शो होगा जो 80,000 रुपए है, उसमें से जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना था वो हो जाएगा, और यहां पर वैल्यू शो हो जाएगा। तब इफ कॉस्ट मॉडल इज फॉलोड, मशीनरी इज नॉन मॉनिटरी आइटम, मशीनरी को आज अगर मैं बेचूं तो फिक्स थोड़ा ना मिलने वाला है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना कर रखा है कि मैं मशीनरी को बेचूंगा तो मुझे इतने पैसे दे देना, नहीं, मुझे नहीं पता, बिल्डिंग को बेचूंगा पता थोड़ा ना है, स्टॉक को बेचूंगा पता थोड़ा ना है कितना मिलने वाला, फिक्स नहीं है। डेटर क्रेडिटर इनसे हमारा एक तरीके से क्या हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, माल बेचा है, माल खरीदा है, लोन लेना, लोन देना, ये सब क्या है, मॉनिटरी आइटम्स, समझ में आ रहे हैं। तो मॉनिटरी आइटम इसका अमाउंट फिक्स्ड हो, और जो नॉन मॉनिटरी मतलब इसका अमाउंट एक्चुअली हम नहीं बता सकते कितना मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना मिलेगा या कितना पे करना है, वो नॉन मॉनिटरी आइटम। नॉन मॉनिटरी आइटम्स को बैलेंस शीट की डेट को किस पे शो करना होता है, सर नॉन मॉनिटरी आइटम को बैलेंस शीट की डेट पर डिपेंड करता है कि आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो या रिवेल कर रहे हो उसको। अगर आप हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे ही दिखा रहे हो तब तो भैया जिस दिन की एक्सचेंज रेट पे आपने ट्रांजेक्शन किया था ना उसी में कन्वर्ट करके दिखाओगे। इसका मतलब मैंने जिस पे रिकॉर्ड किया था 80,000 में उसी पे दिखाऊंगा, उस दिन की एक्सचेंज रेट तो 80 रुपए थी ना, $1,000 इंटू 80 रुपए 80,000, क्लियर है वाली चीज। ओके, लेकिन अगर मैं, अच्छा इसके लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मशीनरी पे तो कोई चेंज देना नहीं है, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर देनी है बस, और सप्लायर के लिए वही फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, कितने से बढ़ गए थे, 2000 से बढ़ गए थे बस। और डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई मशीनरी, ठीक है ना। ओके, अब लेकिन अगर तुम मशीनरी को रिवेल करते हो, अगर तुम मशीनरी को रिवेल करते हो, समझ में ना, ऐसा क्रक्स बता रहा हूं, अभी तो स्टार्ट किया भी नहीं है, इससे आपको क्या हो जाएगा, ये चीज समझ में आ जाएगी कि आपने को पढ़ना है एक्चुअली। अगर तुम मशीनरी को रिवेल करते हो, सप्लायर में तो कोई चेंज है नहीं, सप्लायर तो सर 82,000 पे ही आएगा क्योंकि मॉनिटरी आइटम है, और मॉनिटरी आइटम किस पे शो होता है, क्लोजिंग रेट, बोलो क्लोजिंग रेट पे। अच्छा, मशीनरी किस पे शो होगा, सर रिवोल्यूशन मॉडल कहते हैं कि अगर आप रिवेल कर लेते हो तो रिवेल्यूड अमाउंट पे शो होगा फिर ऑब्वियसली। ओके, तो रिवेल किया, मान लो कितने पे किया, 1,000। अच्छा, अब रिवेल कैसे कर सकते हो वो भी है, $1,000 की मशीन थी ना, मान लीजिए आपने रिवेल कर लिया 1,100 पर, 1,100 पर, तो अब क्या होगा, सर 1,100 पर रिवेल किया,
तो रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि रिवैल्यूड अमाउंट पे शो करना है अपने को, तो मैं $1100 पे शो करूंगा फिर इसको। लेकिन $1100 को कन्वर्ट करने के लिए रेट कौन सा लूंगा रविना, रेट कौन सा लूंगा? जिस दिन रिवेल किया है उस दिन का रेट, जिस दिन रिवेल किया है, जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया गया है उस दिन का रेट। फेयर वैल्यू कब डिटरमाइन किया गया? रिपोर्टिंग डेट को ना। तो रिपोर्टिंग डेट को एक्सचेंज रेट कितना है? 82 रुपीस। 82, तो 82 होगा तो ₹82 कितना आएगा? $1100 इंटू ₹82। देखना जरा, $90200 ये मशीनरी इस पे शो होगा। तो सर इस पे शो होगा तो बैलेंस शीट का क्या होगा? मैंने कहा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि रिवेल करोगे तो रिवेल्यूशन सरप्लस भी तो आएगा, रिवेल करोगे तो रिवेल्यूशन रिजर्व में भी तो ट्रांसफर होगा, तो इधर रिवेल्यूशन रिजर्व भी तो शो होगा, बिल्कुल शो होगा। रिवेल्यूशन सरप्लस बोल दो, रिवेल्यूशन रिजर्व बोल दो इन द ओसीआई। तो कितना रिवेल गेन हुआ? देखो रिवेल गेन करेंगे ना, 2 एंट्री पास करेंगे। रिवेल एंट्री करेंगे ना तो 2 एंट्री पास करेंगे। कैसे? एक तो ये वाली एंट्री तो करनी होती है सप्लायर के लिए, ये तो होगी। एड ऑन क्या होगी अगर मैं रिवेल पे शो करता हूं तो? सर मशीनरी अकाउंट डेबिट, रिवेल्यूशन की एंट्रीज पढ़ी है ना तुम लोगों ने, टू रिवेल्यूशन सरप्लस अकाउंट, टू रिवेल्यूशन सरप्लस, रिवेल्यूशन गेन कितना? अच्छा, और रिवेल्यूशन सरप्लस किधर ट्रांसफर होगा? ऐसा ब्रैकेट में लिख देना ओसीआई। नॉर्मल पीएनडल का पार्ट नहीं है, पीएनडल में ओसीआई का पार्ट है, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ठीक है ना। नॉर्मल डेली ट्रांजेक्शन का तो पार्ट है ही नहीं ना, तो अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में हम इसको शामिल करते हैं रिवेल्यूशन रिजर्व को। कितना? सर देखो $1100 हो गया, था कितना? $1000 था, इनटू पहले तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री तो इसलिए पास करेंगे कि इनटू क्या करेंगे, इसी दिन का एक्सचेंज रेट 80 रुपए, इसी दिन का एक्सचेंज रेट 80 रुपए। 2 एंट्रीज पास किया हुआ रहता है जनरली। तो कहा $1000 की चीज $1100 हो गई, तो उसके हिसाब से, और 80 रुपए ट्रांजेक्शन डेट को था 80 रुपए, तो कितना हुआ 80 इंटू 100, 8,000 रुपए का रिवेल्यूशन सरप्लस हुआ। फिर एक और एंट्री अगेन पास करना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अगेन रिवेल्यूशन सरप्लस के नाम से जा रहा है, लेकिन ये एक्सचेंज गेन है। ये क्या है? एक्सचेंज गेन। अब एक्सचेंज गेन का क्या हो रहा है या एक्सचेंज लॉस क्या हो रहा है वो देखते हैं। एक्सचेंज गेन होगा या लॉस होगा? ये भी ओसीआई में जाएगा। आप चाहें तो रिवेल्यूशन सरप्लस की जगह, रिवेल्यूशन सरप्लस की जगह एक्सचेंज गेन भी लिख सकते हैं, और लेकिन उसको भी किधर ट्रांसफर करना है? ओसीआई के अंदर ही ट्रांसफर करना है। ओसीआई मतलब पीएनएल का एक पार्ट, देखेंगे कभी। तो अब कितना होगा? मैंने कहा देखो 1000 से $1100 तक तो पहुंच गए थे। हाँ सर, एक चीज का इफेक्ट तो दे दिया था, अब एक और का इफेक्ट देना है ना, क्योंकि अगर आप रिवेल कर रहे हो तो रिवेल करने वाली डेट को एक्सचेंज रेट वाला, उसी दिन को जो एक्सचेंज रेट होगा वहीं से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी क्या होगा सर, $1100 है, एक्सचेंज रेट क्या हो गया है? 82 रुपीज हो गया है, था कितना? 80 रुपए। तो 2 रुपए से एसेट की वैल्यू और बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई एक्सचेंज गेन के कारण? कितने रुपए? 1100 इंटू 2, 2200 रुपए से और बढ़ गया। समझ आ रही है वाली चीज? 1000 से 1100 तक पहुंचे, फिर उसके बाद 1100 को एक्सचेंज रेट का भी इफेक्ट दे दिया। अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है? अल्टीमेटली मेरा गोल तो यही है ना कि अगर मैं रिवेल कर रहा हूं तो रिवेल्यूशन की डेट को जो एक्सचेंज रेट है मैं उस पर शो करूंगा। तो एक बार तो इफेक्ट किसका दिया? एक बार तो इफेक्ट केवल $1000 को $1100 में लाने का दिया। फिर एक बार और इफेक्ट किसका दिया? उस $1100 को 80 से 82 पे लाने का इफेक्ट दिया। क्लियर है वाली चीज? 2 एंट्री पास करना है बस।
ओके, कितने का फायदा हुआ सर? 8,000 और 2,200 टोटल, 8,000 और 2,200 टोटल कितना? 10,200। समझ में आया क्या? यस और नो? पक्का? तो मैंने आपको बातों ही बातों में ओवरव्यू देते देते पता है क्या समझा दिया? फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट बता दिए। तो हमारा जो इंडेक्स 21 का पहला पार्ट होगा वो यही होगा, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स। उसको इफेक्ट कैसे दिया जाएगा, उसमें अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आता है तो उसका इफेक्ट कैसा दिया जाएगा? फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन ही तो थे, गुड्स खरीदा, मशीनरी खरीदा, या फिर ऐसा उल्टा हो सकता है एक्सपोर्ट किया हो, ठीक है ना, ये सब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है। तो इसमें क्या सीखा सर? अगर कोई मॉनेटरी आइटम है तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? क्लोजिंग रेट पे शो करेंगे, जो इफेक्ट देना है दे दो, नफा या नुकसान, नुकसान हुआ तो लॉस बुक करना, फायदा हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज गेन बुक कर लेना। अच्छा, नॉन मॉनेटरी आइटम हो तो क्या करना सर? हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हो अगर, तो ठीक है जी, जो उस पे रिकॉर्ड किया था उसी पे चलने दो, लेस डेप्रिसिएशन अगर है तो लग जाएगा, नहीं है डेप्रिसिएशन तो नहीं लगेगा। अच्छा, रिवेल मॉडल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो क्या होगा? नॉन मॉनेटरी एसेट पे अगर आप रिवेल मॉडल फॉलो कर रहे हो तो जिस दिन आपने रिवेल किया है उसी दिन के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई होकर वो बैलेंस शीट में शो होगा। ठीक है जी। अब इसके लिए आपको इफेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई है, 80,000 से कितनी हो गई है? 90,200 हो गई है, 10,200 से बढ़ गई। तो मैंने दो एंट्री पास किया और दो एंट्री पास करके क्या किया? मशीनरी की वैल्यू 10,200 से बढ़ा दी है। मशीन अकाउंट डेबिट 8,000 और एक बार मशीन अकाउंट डेबिट 2,200, जिसमें एक बार तो एक्चुअली फॉरेन करेंसी में जो गेन हुआ है मेरे को रिवेल करने पर उसको मैंने बुक किया, और एक बार मैंने एक्सचेंज रेट का डिफरेंस बुक किया जिसको मैं एक्सचेंज गेन भी बोल सकता हूं। लेकिन एक्सचेंज गेन भी ओसीआई में जाएगा, क्यों? क्योंकि रिवेल्यूशन गेन ओसीआई में गया। हाँ हर्ष, अगर लाइबिलिटी होती तो लॉस होता, एसेट है तो गेन हो गया ना। आज अगर मैं मशीनरी को बेचूं उसी डॉलर वाली को तो 82 रुपीज के हिसाब से मिलेगा ना मेरे को, समझ में आया? तो लाइबिलिटी होता तो लॉस होता ना, सप्लायर में बढ़ा तो लॉस हुआ, लेकिन एसेट में अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फायदा हो रहा है ना। एसेट के अंदर जो आपके पास एसेट है उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल। बस यही प्रॉब्लम चल रही थी तुमको इतनी देर से। हाँ, मैं देख रहा था तुम्हारी शक्ल पे। हाँ, 12 बजे पे थे। टोटल 10,200 से ना। 100 मल्टीप्लाई बाई 82 तो सिर्फ 8,200 ही हुआ, तो मेरे तो 10,200 हो रहा है। बैलेंस शीट, अच्छा वैसे क्या? ओके, 10,200 से बढ़ा ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट में टेंशन नहीं, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। पता है क्यों? सप्लायर का लॉस भी तो बुक करना है, सप्लायर का लॉस भी तो बुक करना है। सप्लायर 82 पे किया ना तुमने, तो सप्लायर का लॉस भी तो है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस 2,000, उससे पीएनएल कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये पीएनएल में 2,000 माइनस भी तो होगा। अभी बैलेंस शीट मैच कर गई, ऐसे तुम डायरेक्ट बैलेंस शीट मैच करवा रहे थे, ठीक है। सप्लायर के कारण क्या होगा? 2,000 का नुकसान भी तो होगा, उससे पीएनएल 2,000 से कम होगा ना। अभी बैलेंस शीट मैच कर गई क्या? अभी बैलेंस शीट मैच कर गई, डन है क्या अभी? अभी हर्ष को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पार्ट तो ये आएगा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का, मतलब एक क्वेश्चन तो बनता है ये, दो क्वेश्चन हो गए एक तरीके से, एक तो गुड्स का हो गया और एक मशीनरी का हो गया। एक क्वेश्चन तो बनता है ये, इस इंडेक्स से ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछे भी नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है, पुराने में कोई क्वेश्चन आया हुआ ही नहीं है इंडेक्स 21 से। पूरा स्कैनर देख लोगे कहीं क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो AS11 के बस वो उसमें आ जाते हैं, अपने इंटर में वहां आ जाते हैं, यहाँ पे सच अपने है ही नहीं यहाँ पर। फिर भी एक तो क्वेश्चन बनता है ये वाला फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का। एक जो इसका पार्ट बनता है वो होता है फॉरेन ऑपरेशन का। फॉरेन ऑपरेशन में क्या होता है? फॉरेन ऑपरेशन मतलब इंडिया से बाहर, अगर मैं इंडिया में हूं तो इंडिया से बाहर मेरा कोई सब्सिडियरी है, कोई एसोसिएट है, कोई जॉइंट वेंचर है, कोई ब्रांच है, तो ये क्या होगा? मेरा फॉरेन ऑपरेशन हो गया। अब फॉरेन ऑपरेशन को क्या करना होगा? अब जब तुमको मैं कंसोलिडेटेड पढ़ाऊंगा ना, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, कंसोलिडेशन, तो मैं आपको बताऊंगा कि अपने को क्या करना होता है। पेरेंट कंपनी
सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडी कंपनी को क्या करना होगा, मेरे साथ मिक्स करते हुए मुझे डेटा प्रेजेंट करने होंगे पेरेंट कंपनी को। ओके, तो वो जो फॉरेन ऑपरेशन, भाई मेरे डेटा ए लिमिटेड, मेरे डेटा रुपीज में है, मेरी एसेट्स भी रुपीज में है और मेरी लाइबिलिटीज भी रुपीज में है। सर उल्टा लिख दिया, अरे कोई बात नहीं ना, मैं कौन सा बैलेंस शीट बना रहा हूं। और फॉरेन ऑपरेशन बी इनकॉर्पोरेशन सब्सिडियरी है, जिसकी एसेट्स भी ऑब्वियसली डॉलर में है और लाइबिलिटीज भी किस में है, डॉलर में है। अब मुझे तो कंसोलिडेटेड अकाउंट तैयार करने हैं, मतलब दोनों का मर्ज करते हुए इफेक्ट देते हुए सिखाएंगे कंसोलिडेशन के अंदर। तो क्या करें, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीज में है, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर में, मतलब एक तो फंक्शनल करेंसी में और एक फॉरेन करेंसी में। तो मुझे उस फॉरेन करेंसी वाले डेटा को भी क्या करना होगा, फंक्शनल करेंसी में प्रेजेंट करना होगा ना। तो जितने भी आइटम है सारे उन डॉलर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, चाहे एसेट्स हो चाहे लाइबिलिटी, सबको क्या करना होगा, रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है। और रुपीज में कन्वर्ट करेंगे हर एक आइटम को, कैसे करेंगे वो देखेंगे। जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटीज है जनरली वो किस में होंगी, क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट होगी। बाकी शेयर कैपिटल हुआ, रिटेन अर्निंग्स हुआ, उनके लिए अलग आपको या तो अमाउंट दिया हुआ रहेगा या फिर अपन देखेंगे एवरेज रेट वगैरह, पीएनएल पे एवरेज रेट वगैरह लगा के देखेंगे। तो एक चीज ये आएगी कि फॉरेन ऑपरेशन को अपने को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। फॉरेन ऑपरेशन को क्या करना है, उसके हर एक आइटम को क्या करना है, फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट करना है, सिंपल, उसका इफेक्ट देना है बस। इससे ज्यादा तीसरा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एक तो फॉरेन ऑपरेशंस के केस में, या एक और ऐसा होता है जिसका सेम इसके जैसे ही एडजस्टमेंट होगा कि एक नाम और होता है प्रेजेंटेशन करेंसी। क्या होता है, प्रेजेंटेशन करेंसी। हो सकता है कि हमारी फंक्शनल करेंसी कुछ और प्रेजेंटेशन करेंसी कुछ और हो। ऐसा क्यों होता है सर, भाई फंक्शनल करेंसी तो मेरी रुपीज है, सारा काम मैं रुपीज में करता हूँ, लेकिन क्या हुआ मुझे कहीं से लोन लेना है, जापान से लोन लेना है। अब जापान वाले कहते हो कि नहीं जी आप तो अपने डेटा ना येन में कन्वर्ट करके दो, तो फिर मेरा प्रेजेंटेशन करेंसी क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा, तब जाके वो मुझे लोन देंगे। तो उस हिसाब से प्रेजेंटेशन करेंसी अलग हो सकता है। तो एक और क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर अपन फंक्शनल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में डेटा कन्वर्ट करते हैं तो ये रूल लगेगा सेम। जैसे फॉरेन ऑपरेशन फॉरेन करेंसी को तुम फंक्शनल करेंसी में प्रेजेंट कर रहे हो, वैसे ही फंक्शनल को अगर प्रेजेंट में कन्वर्ट करोगे तो भी सेम रूल लगेगा। समझ में आ रहा है, तीन करेंसी, फॉरेन करेंसी को फंक्शनल में करोगे तो भी यही रूल है, फंक्शनल को प्रेजेंटेशन में करोगे तब भी यही रूल होगा। क्या रूल होगा वो बताऊंगा ना, लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं। क्लियर है। अभी इंडेक्स 21 में क्या पढ़ना है वो समझ में आया। चलिए अब पढ़ लेते हैं, लिखना शुरू करते हैं। अब क्या थीम समझ में आ गया, और जो क्वेश्चन है बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कंसोलिडेशन के साथ मिक्स क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब तक कंसोलिडेशन पढ़ नहीं लेंगे तब तक हमें ये नहीं आएंगे, तो वो कुछ कॉमन क्वेश्चन हम बाद में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है सर, हैशटैग ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, देखो पीपी वाला इंपॉर्टेंट था, इंटेंजिबल एसेट इंपॉर्टेंट था, इंपेयरमेंट लॉस इंपॉर्टेंट था, और अब जो आएगा मेनली जो आएगा वो शेयर बेस्ड पेमेंट आएगा। उससे क्वेश्चन पक्का पक्का आता ही आता है 8 नंबर का, शेयर बेस्ड पेमेंट एएस, ठीक है ना, इंडिया 102, ठीक है ना। ये तो चलो ठीक है अपन पढ़ लेते, कभी कभार वो भूला भटका पूछ ले तो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, सर ये किस पे लगेगा, ऑब्जेक्टिव में लिखूं, सर ये इंडेक्स पढ़ क्यों रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट,
transactions in foreign currencies, transaction in foreign currencies. दूसरा, ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्ट करना, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, translation of financial statement into a presentation currency. बोला ना फंक्शनल करेंसी से उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ गया, प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ गया। प्रेजेंट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको कोई लोन वगैरह लेना है या कोई और रिक्वायरमेंट हो सकती है, इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी। फिर तीसरा, फॉरेन ऑपरेशंस क्या होते हैं ये जान लेंगे। फॉरेन ऑपरेशंस क्या होते हैं और फिर उनका भी ट्रांसलेशन सीख लेंगे। और बोला ना ट्रांसलेशन दोनों का सेम है, ट्रांसलेशन का तरीका सेम रहेगा। ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। ओके, Ind AS 21 does not apply to किस किस पर अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, क्योंकि उसके लिए क्या है, अलग से Ind AS बना हुआ है। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, हैज अकाउंटिंग, तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लोज, प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ट्रांजैक्शन in a foreign currency, in the statement of cash flows. मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी डील नहीं कर रहा है, उसको प्रेजेंटेशन में भी डील नहीं कर रहा है, पैसा कहां से आया कहां से गया उसको कन्वर्ट करने में कोई डील नहीं कर रहा है ये। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का इसने एक्सक्लूड कर दिया है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, P&L और बैलेंस शीट। हैशटैग टाइप्स ऑफ करेंसीज,
टाइप्स ऑफ करेंसी, टाइप्स ऑफ करेंसी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन नाम लिए थे ना अपन ने, फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी और फॉरेन करेंसी। तो लिखो सबसे पहले फंक्शनल करेंसी, फंक्शनल करेंसी, उसके बाद फॉरेन करेंसी, और उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंसी। फॉरेन करेंसी क्या होगा, सॉरी फंक्शनल करेंसी क्या होगा? द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट, प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ये क्या होता है सर? प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट in which the entity operates। अभी एक्सप्लेन करेंगे प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। बाकी प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? जिसमें जनरली आप कैश जनरेट करते हैं और जिसमें जनरली आप कैश एक्सपेंस करते हैं। मतलब जो आपकी नॉर्मल, जैसे हमारा क्या रुपीज ही है, रुपीज में ही पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है, रुपीज में ही हम खर्चा करते हैं। तो ये हो गया फंक्शनल करेंसी, ये हो गया प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके, तो जो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है करेंसी, द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, बस। अच्छा, फॉरेन करेंसी क्या हो गया? जो फंक्शनल नहीं है वो फॉरेन है। अ करेंसी other than the functional currency, फंक्शनल करेंसी के अलावा जो करेंसी है वो है फॉरेन करेंसी, फंक्शनल करेंसी ऑफ द एंटिटी, वो फॉरेन करेंसी हो गया। प्रेजेंटेशन करेंसी, जिसमें हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, द करेंसी इन विच the currency in which the financial statement are presented, the financial statement are presented। FS मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड। ओके, प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में लिख लो, फिर आज हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं इसको। इसी के अंदर हेडिंग में प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में लिखो, it will normally be the
it will normally be the one in which it primarily generates and expends cash. The functional currency, the functional currency is normally the currency of the country. The currency of the country in which the entity is located. In which the entity is located. Full stop. It might, however, be a different currency. It might, however, be a different currency. मान लो रहता तो मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है, डिफरेंट फंक्शनल करेंसी, डिफरेंट करेंसी। भाई हमारे जो कैश फ्लोज है, हमारा जो पैसा जनरेट हो रहा है, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो तो हम रुपीज में ही कर रहे हैं। लेकिन कभी मान लो ऐसा सिनेरियो हो कि भले इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो पैसा लेन देन है वो मेनली मान लो डॉलर में हो रहा है, या पाउंड में हो रहा है, यूरो में हो रहा है। पैसा जनरेट भी उधर से ही होता है, पैसा खर्च भी मेनली उधर ही हो रहा है। तो फिर उस केस में हमारा फंक्शनल करेंसी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। केस में हमारा फंक्शनल करेंसी अलग हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो रुपीज ही हमारा फंक्शनल करेंसी हो, नॉर्मली वही होता है। क्योंकि यहां रह रहा हूं तो ऑब्वियसली डील तो यहीं से करूंगा ना, पैसा खर्च इधर ही होगा। इन एनी केस लिख के दे दिया कि अगर कोई ऐसा हो तो फंक्शनल करेंसी उसका वो माना जाएगा जिसमें वो डील कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। बट ऑब्वियसली हमें भी पता है कहाँ माना जाएगा। जब यहाँ पे रह रहे हैं तो सारा कन्वर्ट करके इधर ही, फॉरेन करेंसी तो हम रख ही नहीं सकते ना, फॉरेन करेंसी तो हम रख ही नहीं सकते, वैसे भी रुपीज ही माना जाएगा। ओके चलिए, और प्रेजेंटेशन करेंसी भी फंक्शनल करेंसी से अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ बताया था, प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी होगा जिसमें हमको प्रेजेंट करना पड़ गया किसी न किसी रीजन की वजह से। बाकी फंक्शनल करेंसी कुछ और होगा, और केवल उस पर्पज के लिए मेरे को प्रेजेंट अलग करेंसी में करना पड़ सकता है। तो प्रेजेंटेशन करेंसी मैंने यहाँ लिखा था ना, रीजन क्या हो गया? फॉर लोन टेकन, मान लो लोन लेना हो, ठीक है ना, मान लो लोन लेना हो, एग्जाम्पल फॉर लोन टेकन। कभी कभी सब्सिडियरी के डेटा को होल्डिंग कंपनी के डेटा के साथ मैच करवाने के लिए भी सब्सिडी डेटा को अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, किसमें? होल्डिंग कंपनी के केस में, उसलिए भी हो सकता है प्रेजेंटेशन करेंसी आपका अलग। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अब बाकी की बातें कल करेंगे। समझ में आया था ये वाली चीज? स्टार्टिंग में जो देखा था, क्वेश्चन आएगा ना तो वापस रिपीट हो जाएगा, टेंशन नहीं। चलिए ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।